हेलो एवरीवन, मैं गौरव कुमार और आप देख रहे हैं GRB टेरिया बायोलॉजी। आज के सेशन में हम बात करेंगे आनुवांशिक चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का, जो आगामी IAS एग्जाम तथा सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। यह जो बोर्ड पर आप प्रश्न देख रहे हैं, यह सेटअप किया गया है ताकि आसानी से विजुअल हो और बहुत ही कम समय में बताया जा सके। तो चलिए देख रहे हैं पहला प्रश्न कि अगर एक जनक AB तथा दूसरा O है, तब कौन सा रक्त समूह बच्चों में नहीं हो सकता है। देखिए, रक्त समूह के प्रश्न को रट्टा नहीं मारेंगे, ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ऐसे बना लीजिए कभी भी। एक जनक क्या थे, AB, और दूसरा O है, तो कौन कौन सा ब्लड ग्रुप बनने की संभावना है। AO, BO, AO और BO, यानी यहाँ पर दो ब्लड ग्रुप बनेंगे, पहला A और दूसरा B। पूछ रहा है कौन नहीं बन सकते हैं, कौन नहीं बनेगा, तो AB और O, AB और O नहीं बनेंगे, विकल्प नंबर फर्स्ट यानी A आंसर है। ठीक है। दूसरा देखिए, ABO रक्त समूह किस प्रकार के वंशावृत्ति की व्याख्या करता है। तो कोई भी ब्लड ग्रुप हो, उसमें चार प्रकार के एलील जीन पाए जाते हैं। चार प्रकार के होते हैं एलील जीन पाए जाते हैं, इसलिए इसको मल्टीपल एलील कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहता है लिंग निर्धारण से जुड़े क्रोमोसोम को क्या कहते हैं। देखिए, टोटल क्या होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें 44 ऑटोसोमल होता है, यानी कि यह बॉडी के अन्य भाग का निर्माण करता है। इसे क्या बोलेंगे, ऑटोसोमल। और अन्य जो दो क्रोमोसोम हैं, यह सेक्स का निर्माण करते हैं, लिंग का, इसको बोलते हैं एलोसोमल। सही आंसर होगा क्या कि एलोसोमल क्रोमोसोम लिंग का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, युग्मनज विकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन क्या है। युग्मनज और विकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे बेटसन और पेनेट, यानी सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि मेंडल ने संकरण प्रयोग हेतु कितनी जोड़ी विपरीत लक्षण का चयन किए थे। तो टोटल 7 जोड़ी। कितना जोड़ी, 7 जोड़ी विपरीत लक्षण का चयन किया गया था, है ना। मटर पौधे में लंबा पौधा, नाटा पौधा, गोल बीज, झुर्रीदार बीज, चिकनी छेमी, रुकड़ी छेमी, इस तरह कितने 7 जोड़ी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मेंडल द्वारा चुने गए 7 जोड़ी विपरीत लक्षण कितने क्रोमोसोम पर अवस्थित थे। तो ये 8 क्रोमोसोम पर था। कितने पर, 8 क्रोमोसोम पर स्थित थे, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, मेंडल के एकल संकरण क्रॉस का फेनोटाइपिक अनुपात क्या है। क्या मेंडल महोदय संकरण ऐसे कराए थे प्रथम पीढ़ी में। देखिए, यहां से निकाल लेंगे हम लोग फेनोटाइपिक और जीनोटाइपिक। देखिए, अगर हम फेनोटाइप की बात करते हैं, तो फेनोटाइप में आप देखिएगा कि यहाँ कैपिटल, इधर कैपिटल, इधर कैपिटल, टोटल 3 लंबा पौधा है और एक पौधा शुद्ध रूप से नाटा है, अर्थात 3:1। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लेकिन अगर जीनोटाइप पूछ दिया तो तब क्या करेंगे, निकालेंगे यहाँ से एक पौधा शुद्ध रूप से लंबा, 2 पौधे मिश्रित लंबा और एक पौधा शुद्ध रूप से नाटा, 1:2:1, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेंडल के द्विसंकरण क्रॉस का जीनोटाइपिक अनुपात क्या है। देखिए, द्विसंकरण क्रॉस, ये था एक संकरण क्रॉस, तो द्विसंकरण को डायरेक्ट याद कर लीजिए, 1:2:1:2:4, फिर 2:1:2:1। फिर सर इतना बड़ा याद होगा, आसानी से याद होगा। इधर देखिए, 12:12, फिर 4 अंक हो गया ना, फिर 21:21 उलट देना है, यानी कि 12:12, 4:21:21 क्या है, जीनोटाइपिक अनुपात है। यदि द्विसंकरण का फेनोटाइपिक पूछ दे, तब सीधा लिखेंगे कि 9:3:3:1, 3:9 1 का 1। देखिए, 3:9 1 का 1, ये है फेनोटाइपिक रेशियो। तो ऑप्शन नंबर डी जीनोटाइपिक, 12:12, 4:21:21। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संकर तथा उसके अप्रभावी जनक के बीच क्रॉस को क्या कहते हैं। तो संकर और अप्रभावी जनक के बीच क्रॉस कराए जाएंगे, तो वहां पर होगा टेस्ट क्रॉस। देखिए, ये संकर नस्ल और यह है
अप्रभावी, दोनों को क्रॉस कराने का मतलब क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं ना, तो परीक्षण टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट के फूल से एंथर हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं, उसको इमैस्कुलेशन कहते हैं, इमैस्कुलेशन कहते हैं, विपुंसन, विपुंसन। जैसे किसी पुरुष से टेस्टिस निकाल दिया है ना, उसी तरह फूल से स्टामिन निकालने के बाद वह नपुंसक हो जाता है, विपुंसन कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर B2। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कहता है कि मेंडल के आनुवंशिक के नियम में शामिल है। तो मेंडल के आनुवंशिक के नियम में 3 नियम है। पहला नियम है डोमिनेंट एंड रिसेसिव, प्रभाविता और अप्रभाविता का नियम। दूसरा है युग्मक पृथक्करण का नियम, और तीसरा है वह स्वतंत्र अपविभन का नियम। तो यहाँ पर 2 नियम दिख रहे हैं, एक दिख रहा है पृथक्करण का नियम और दूसरा प्रभाविता और अप्रभाविता का नियम। सही, यानी कि सी और डी दोनों ऑप्शन सही है। कभी कभी तीनों दे देगा, है ना, और कभी कभी एक ही देगा, तो तीनों याद रखेंगे आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, मेंडल ने पौधे पर संकरण का प्रयोग कब किए, पौधे पर संकरण का प्रयोग कब किए। तो एक किए थे 1856 से 1864 तक। ये रट्टा मार क्वेश्चन है, रट्टा मार लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंडल महोदय का जन्म कब हुआ था। तो जन्म हुआ था 1822 में और मृत्यु हो गई थी 1884 में। तो यहाँ पर छोटा डेट दिया है 22 जुलाई 1822, 22 जुलाई 1822 को जन्म हुआ था। ठीक है, और मृत्यु 1884। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन लिंग संलग्न रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन लिंग संलग्न रोग है। देखिए डायबिटीज तो होगा नहीं, है ना, डायबिटीज नहीं होगा क्योंकि वह पेंक्रियास से होता है। ग्लूकोमा रतौंधी आंख की बीमारी है, इसमें होगा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है एक्स और वाई क्रोमोसोम के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं लिंग संलग्न रोग। नेक्स्ट है वर्णांता से पीड़ित व्यक्ति किन रंगों में विभेद नहीं कर पाते हैं। देखिए कौन कौन सा रंग, RBG, रेड, ब्लू और ग्रीन। तो व्यक्ति लाल और हरा रंग में विभेद नहीं कर पाता है क्योंकि उसके आंख में कोशिका होता है शंकु कोशिका, कोन सेल। शंकु कोशिका खराब हो जाते हैं, इसलिए वर्णांध व्यक्ति लाल और हरा रंग में विभेद नहीं कर पाता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है, क्रिस क्रस रोग किस रोग का अन्य नाम है। तो क्रिस क्रस बोलते हैं किसको, हीमोफीलिया को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी। क्यों, क्योंकि यह नाना से नाती में आता है। कहां से आता है, नाना से नाती में जाता है, किसे, बेटी से होते हुए, इसलिए इसको क्रिस क्रस रोग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि मानव में लिंग का निर्धारण होता है। देखिए लिंग का निर्धारण होता है किसके द्वारा, पिता के क्रोमोसोम द्वारा। ये पिता और माता, तो पिता में 2 क्रोमोसोम XY, माता में दोनों क्रोमोसोम एक जैसा XX। तो निर्धारण कौन करेगा, जो डिफरेंट है, यानी पिता के क्रोमोसोम से लिंग का निर्धारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 2 लड़की वाले दंपति को तीसरा लड़की होने की क्या संभावना है। तो भाई किसी को 2 लड़की हो, 4 लड़की हो या 100 लड़की हो, अगर इसके बाद जो बच्चे जन्म लेंगे उसमें लड़का या लड़की होने का चांसेस कितना रहेगा, 50-50, क्योंकि इसमें 2 है ना, इसलिए चांस कितना रहता है, 50%। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में कौन सा जीन वाई क्रोमोसोम पर स्थित होता है। कहां, वाई क्रोमोसोम पर स्थित है। वाई क्रोमोसोम कहने का मतलब कि पुरुष, है ना, और पुरुष में क्या रहेंगे, पुरुष में कान पर बाल होता है। देखोगे कभी कभी कान पर बाल होते हैं। ये जो कान पर बाल है ना पुरुषों के, वह होलेंड्रिक जीन के कारण होते हैं, होलेंड्रिक जीन के कारण होता है। तो यानी वाई क्रोमोसोम पर कौन सा जीन होते हैं, होलेंड्रिक जीन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 2n बराबर 24 वाले कोशिका हेतु सहलग्न समूह की संख्या क्या होगा। तो 2n बराबर 24 दिया है वाले कोशिका समूह की संख्या, तो जो ही सहलग्न समूह कहेगा सीधा हम 2 से भागा देंगे। कितना से, 2 से भागा देंगे 24 को, कितना है 12।
ऑप्शन नंबर सी सही है, 12 आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन अनुवांशिक पदार्थ है? तो डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए क्या है? अनुवांशिक पदार्थ। जबकि आरएनए क्या है? आरएनए मैसेंजर पदार्थ है जो प्रोटीन बनाता है। आरएनए किस लिए है? प्रोटीन बनाने के लिए, जबकि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ का काम करता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जबकि आरएनए का होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। यहां डीऑक्सी लगा देंगे तो डीएनए का हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि डीएनए के पूर्ण आवृत्ति को क्या कहते हैं? नेक्स्ट प्रश्न क्या है? डीएनए के पूर्ण आवृत्ति को क्या कहते हैं? अर्थात डीएनए से क्या बनाना है? डीएनए। तो डीएनए से डीएनए बनने की क्रिया को रिप्लिकेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिप्लिकेशन। समझ गए? यानी डुप्लीकेशन याद है ना, डुप्लीकेट तैयार होता है, तो उससे याद आ जाएगा रिप्लिकेशन। ऑप्शन नंबर डी आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में कौन एंटीकोडोन का वाहक है? डायरेक्ट याद कर लीजिए, टीआरएनए एंटीकोडोन का वाहक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि चरगाव के नियम के अनुसार सही है। चरगाव का नियम है क्या? चरगाव का नियम है कि एडेनिन बराबर होता है थायमिन के और साइटोसिन बराबर होता है गुआनिन के। गुआनिन बराबर होता है साइटोसिन के। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एडेनिन बराबर थायमिन और साइटोसिन बराबर गुआनिन। यानी कह सकते हैं यहाँ पर प्लस कर दीजिए, ऐसे दिया है ना। लेकिन आपको याद रखना है कि एडेनिन बराबर थायमिन, साइटोसिन बराबर गुआनिन। एक प्रश्न यहां से और पूछता है, क्या पूछेगा? देखिए, एडेनिन बराबर थायमिन है ना, प्लस गुआनिन बराबर साइटोसिन बराबर 100% होता है। अब देखिए प्रश्न क्या पूछेगा? प्रश्न पूछता है कि एडेनिन यदि 20% है तो गुआनिन कितना होगा? तो क्या करेंगे? एडेनिन बराबर थायमिन है, यानी दोनों जोड़ करके 40 हो जाएगा, 20 20 40। और गुआनिन बराबर साइटोसिन यानी कि 2 गुआनिन बराबर 100। यहाँ घटाएंगे तो बचेगा कि ट्रू गुआनिन बराबर 60, यानी गुआनिन बराबर कितना? 30। तो गुआनिन का आंसर कितना आ जाएगा? 30। इस प्रकार परसेंटेज वाला प्रश्न पूछे तो आप आसानी से इस फॉर्मूले पर क्या करेंगे? बना लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, डीएनए के संदर्भ में कौन गलत है? तो देखिए डीएनए में ये वाला क्षार पाया जाता है, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन। जबकि आरएनए की बात करें तो आरएनए में पाया जाता है एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन और साइटोसिन। समझे? तो जो ही यूरासिल दे दे एडेनिन के साथ, समझ जाइए कि यह आरएनए का है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। डीएनए के संदर्भ में एडेनिन यूरासिल नहीं होता है, किसके लिए होता है? आरएनए के लिए। नेक्स्ट, ओकाजाकी खंड जोड़ने वाला एंजाइम है। देखिए जब डीएनए रिप्लिकेशन होता है ना, तो उस पर कई छोटे छोटे खंड बनते हैं डीएनए के। इस खंड को बोलते हैं ओकाजाकी। 2 नंबर के प्रश्न में बहुत पूछा है ओकाजाकी खंड। और यह जुड़ता है डीएनए लाइगेज एंजाइम से। किससे? लाइगेज एंजाइम से। समझे? और जबकि डीएनए का रिप्लिकेशन है ना, वह होता है पॉलीमरेज एंजाइम से। किससे? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम से। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का प्रारंभक कोडोन है, यानी पूछ रहा है प्रारंभिक कोडोन। क्या पूछ रहा है? प्रारंभिक कोडोन जो होता है वह AUG होता है। प्रारंभिक कोडोन क्या रहेंगे? AUG। रट्टा नहीं मारना, ऐसे पढ़ लीजिए AG। शुरू करिए ना, AG शुरू करिए ना। प्रारंभिक कोडोन कौन है? AUG। कभी कभी पूछ लेगा समापन कोडोन। समापन कोडोन होता है UAG। जो छूट गया वहां से स्टार्ट करेंगे, UGA और UAA। समझ गए? ये है समापन कोडोन, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। नेक्स्ट देखिए, ट्रांसलेशन में क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ट्रांसलेशन में क्या होता है? ट्रांसलेशन का मतलब है आरएनए से प्रोटीन का निर्माण, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ऑप्शन नंबर डी। लेकिन किसके द्वारा होता है? ये होता है अमीनो एसिड के द्वारा।
अमीनो एसिड, अमीनो एसिड के द्वारा होता है। कभी कभी पूछता है कि प्रोटीन किसका बहुलक होता है, अमीनो एसिड का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कौन सा आरएनए क्लोवर लीफ लाइक संरचना बनाती है। देखिए एक होता है आरआरएनए, आरआरएनए धागानुमा दिखेगा, कैसा दिखते हैं, धागानुमा। एक होता है एमआरएनए, एमआरएनए जो है यह रड शेपेड दिखता है। जबकि एक होते हैं टीआरएनए, 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। तो टीआरएनए जो होता है ना, यही दिखता है क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। देखिए ये है टीआरएनए क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो भुजा दिख रहा है इसको बोलते हैं एंटीकोडन आर्म। पहले आया था प्रश्न, कौन सा आरएनए एंटीकोडन रखता है, टीआरएनए एंटीकोडन रखते हैं और यह क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सेंट्रल डोग्मा को किस प्रकार निरूपित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, सेंट्रल डोग्मा को किस प्रकार निरूपित करते हैं। सेंट्रल डोग्मा का मतलब है कि डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से प्रोटीन बनेगा। तो इस क्रिया को बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। देखिए डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। जबकि आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। यह प्रश्न पहले भी आया था कि आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। तो अभी सही आंसर है डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, डीएनए कुंडली का व्यास कितना होता है। देखिए ये डीएनए है और डीएनए कुंडली का जो व्यास है वो व्यास लगभग 20 एंगस्ट्रॉम होते हैं। लगभग नहीं, कंप्लीट नहीं देगा, कितना, 20 एंगस्ट्रॉम। और इसके बीच की जो दूरी है, न्यूक्लियोटाइड है यहाँ एडेनिन थाइमिन, वो जो न्यूक्लियोटाइड है उनके बीच की दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। पूरा एक घुमाव यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है इसमें 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, यानी कि टोटल दूरी कितना हो जाएगा, 34 एंगस्ट्रॉम। एक घुमाव में कितना दूरी रहता है, 34 एंगस्ट्रॉम। समझ गए। इस प्रकार डीएनए का व्यास कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्र का गठन है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में सेक्स क्रोमोसोम कितना होता है, किस प्रकार से अवस्थित होता है। देखिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम मेल में होता है और उस मेल को हम लोग छक्का कहते हैं क्योंकि लड़की वाला लक्षण आ जाता है। समान क्रोमोसोम कितना रहेगा, 44 ऑटोसोमल प्लस XY। लेकिन जो ही क्लाइनफेल्टर होगा तब क्या बन जाएंगे, 44 ऑटोसोमल प्लस XY, एक लक्षण X और बढ़ जाएगा, तभी कैसा दिखेगा, लड़की सा दिखेगा। इसको छक्का कहते हैं। टोटल क्रोमोसोम हो जाता है 47। टोटल क्रोमोसोम कितना हो जाता है, 47। कौन बढ़ता है, X, इसीलिए लड़की वाला लक्षण आता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कहता है टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र के संगठन होते हैं। देखिए टर्नर सिंड्रोम होता है फीमेल में, फीमेल में, और इसमें भी सामान्य क्रोमोसोम कितना रहेगा, 44 प्लस 44 ऑटोसोमल प्लस XX। लेकिन जब सिंड्रोम हो जाएगा तब क्या हो जाएंगे, 44 ऑटोसोमल प्लस एक ही वो X बचेगा, यानी कि टोटल क्रोमोसोम कितना हो जाएंगे, 45। एक X तो रहा नहीं, तो इसमें लड़कियों वाले सामान्य लक्षण नहीं रहेंगे। ते है टर्नर सिंड्रोम और लड़कों में है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कहता है कि मनुष्य में डाउन सिंड्रोम के कारण है। कि डाउन सिंड्रोम होते हैं बच्चों को, किसका होता है, बच्चों को होता है। और इसमें क्या होता है, 21वां क्रोमोसोम बढ़ जाता है। 21वें क्रोमोसोम क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, जिससे टोटल क्रोमोसोम की संख्या हो जाता है 47। लेकिन सेक्स क्रोमोसोम नहीं बढ़ रहा है, तो डाउन सिंड्रोम बच्चा में होता है, 21वें क्रोमोसोम बढ़ जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है, उत्परिवर्तनवाद के प्रतिपादक कौन है। तो उत्परिवर्तनवाद के प्रतिपादक हैं ह्यूगो डी ब्रिज। कौन, ह्यूगो डी ब्रिज, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन है ना। इन्होंने 1901 ईस्वी में दिया था उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत, 1901 में दिए थे। ये होलैंड के रहने वाले थे, होलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने कहा कि क्रोमोसोम में अचानक परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मंगोल जड़ता का मुख्य कारण क्या है।
ये है ट्राइसोमी, ऑप्शन नंबर सी। याद करने वाला प्रश्न है, डायरेक्ट याद कर लीजिए, ट्राइसोमी के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इरिथ्रोसिस्ट ब्लास्टोसिस्ट में होता है जब ब्लड ग्रुप, देखिए जब पिता के ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, पिता के ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और माता के निगेटिव हो, और क्या हो, माता के निगेटिव हो, तो उस कंडीशन में पहला बच्चा स्वस्थ जन्म लेता है, लेकिन दूसरे बच्चे के समय क्या होते हैं कि माता के जान पे खतरा आ जाता है, एंटीबॉडी और एंटीजन रिएक्शन करने लगते हैं, इसलिए इस प्रकार के कंडीशन को इरिथ्रोब्लास्टोसिस्ट फेटालिसिस कहते हैं। सही आंसर होगा B2, पिता पॉजिटिव और माता निगेटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कर रहा है, भारत में मॉलिक्यूलर फॉर बायोलॉजी सेंटर कहाँ है, यानी डीएनए फिंगरप्रिंट का सेंटर कहाँ है, तो वह है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बार पूछा, याद कर लीजिएगा। फिर है प्रथम ट्रांसजेनिक गाय, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रथम ट्रांसजेनिक गाय का क्या नाम है, वो नाम है रोजी। यह भी क्या हुआ है कि 2-3 साल पहले क्वेश्चन पूछा था, प्रथम ट्रांसजेनिक गाय का नाम क्या है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग आज के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लिए हैं। अगर कोई क्वेरी रह गया हो तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे।